Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 8 of our chapter D and F block elements in our wonderful batch, that is the संकल्प बैच. करेक्ट. तो सबसे पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें करना क्या है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हमारे जो भी बचे हुए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जितना भी हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पोर्शन बचा है एक तो हम वो करेंगे, प्लस वी हैव टू डू सम PYQ ऑल्सो. तो बेटा अब PYQ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से किस तरीके के सवाल आते हैं. तो आपको अटेम्प्टिंग में थोड़ी आसानी रहेगी. सवाल आपके पास जो रहेंगे वो रहेंगे आपके सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो आपको अटेम्प्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है, वो सब चीज़ें हम इस रिस्पेक्टिव लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके बेटा, अब देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बेटा सब कुछ लेंथेनाइड्स के बारे में बताया है. लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से उनकी रिस्पेक्टिव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, कौन सा एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, 58 से स्टार्ट होते हैं, 71 पे एंड होते हैं, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 4f सबशेल में एंटर किया जाता है ना. ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है. लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हमने लेक्चर नंबर 2 में करा था, उसी का दोबारा से एक हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 में एक रिपीटिशन आया था लास्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में, जहाँ पर मैंने आपको उसके एटॉमिक साइजेस, उसके बेटा आयोनिक साइजेस बताए थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बताया था. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से बहुत सवाल आते हैं, मैं आपको फिर से कह रही हूँ बहुत सवाल आते हैं उससे. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब हम जो फर्दर हमें लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है बेटा, तो आते हैं आगे. अब क्या आता है बेटा, अगली कुछ प्रॉपर्टीज हमारी लेंथेनाइड्स की हमें क्या क्या पढ़नी है. दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स बिकॉज द एलिमेंट्स इन द सीरीज आर केमिकली सिमिलर टू लेंथेनम. अब इनको लेंथेनाइड्स यूजुअली क्यों कहा जाता है, क्यों इन रिस्पेक्टिव पूरी की पूरी सीरीज का नाम लेंथेनाइड्स है. सबसे पहले बात बेटा, ये लेंथेनम के बाद आते हैं. आपको पता है ग्रुप 3 का पार्ट है, लेंथेनम के बाद आते हैं और आपके रिस्पेक्टिव जिरकोनियम से पहले आते हैं. ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, ओके मैम. और ये केमिकली सिमिलर होते हैं लेंथेनम के बाद आते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा अगला पॉइंट आता है आपके पास, दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट्स और दीज आर नॉट फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट. अब कोई बेटा चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो फ्री स्टेट में कैसे मिल सकती है आपको. अगर रिएक्टिव है तो वो किसी ना किसी चीज़ से रिएक्शन कर लेगी, तो फ्री स्टेट में आपको मिल ही नहीं सकती. फ्री स्टेट का मतलब है कि किसी के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन में ना मिल पाना, है ना. तो आपके जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो हमेशा रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास आता है लेंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट फॉर प्रोमीथियम विच इज रेडियो एक्टिव. लेंथेनाइड्स बेटा रेडियो एक्टिव नहीं होते, इनमें सिर्फ एक प्रोमीथियम होता है, बस एक वही रेडियो एक्टिव होता है. आपसे इस चीज़ पर सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को अंडरलाइन कर देती हूँ. यहाँ से आपके पास सवाल आ सकता है. अभी तक जो इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपके पास प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब के सब लेंथेनाइड्स जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा. उसके बाद आता है मैनी ऑफ द लेंथेनाइड आयंस आर कलर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट 4f लेवल्स. अब कलर होता है, बस इतना ध्यान रखना है. कलर के बारे में हर चीज़ मैं बताऊंगी, बट यहाँ पर नहीं, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में नहीं, क्योंकि मुझे रटवाना नहीं है अपने बच्चों को, मुझे अपने बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाना है. तो वो कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूरा का पूरा कलर का आएगा, तब आप उसे बहुत अच्छे से अपने आप ही समझ जाएंगे. अभी कलर को लेके जो बस बात मैम यहाँ पर आपको लिख रही हैं उसको पढ़िए बस, और अपने रिस्पेक्टिव नोट्स में ऐड कर लीजिए. ठीक है बेटा, फिर आता है दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, है ना बेटा. ये ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते हैं, ये एक डिफरेंस होता है आपका एक्टेनॉइड से, इस वजह से ये पॉइंट आपके पास लिखा है. ऑक्सोकेटाइन क्या होते हैं वो मैं आपको एक्टेनॉइड्स में बताऊंगी कि एक्टेनॉइड्स जो हैं वो आपके ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं, ये नहीं बनाते. तो हम एक्टेनॉइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से ऑक्सोकेटाइंस होते हैं और वो क्या होते हैं. ठीक है बेटा. और मिश मेटल, अब आपको मैंने मिश मेटल के बारे में पूरा का पूरा चीज़ डिस्कस कर रखी है. मिश मेटल के बारे में बेटा हमने चीज़ों को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. कहाँ पर डिस्कस करा है बेटा, जहाँ पर हमने एलॉय फॉर्मेशन करा था, है ना. जहाँ पर बेटा मैंने आपके सामने एलॉय फॉर्मेशन डिस्कस करा था,
वहां पर हमने मिश मेटल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस पेज पर वही सब चीजें प्रेजेंट है जो कि लेंथेनाइड्स का पार्ट है, तो उसमें मिश मेटल भी आता है। मिश मेटल में क्या होता था, लेंथेनॉइड्स होते थे, आपके आयरन होता था, और एक शाकाल के नाम से मैंने आपको याद कराया था, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। यही बताया था बेटा आपको एलॉय फॉर्मेशन के अंदर। एक तो बेटा आपके पास होते हैं आपके लेंथेनाइड्स, है ना बेटा, प्लस आपके पास होते हैं बेटा आपके आयरन, प्लस आपके पास होता है बेटा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इसे आप शाकाल के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कॉम्पोजिशन होती है बेटा किसकी, ये आपकी कॉम्पोजिशन होती है आपके मिश मेटल की, तो ये आप ध्यान रखना। ये कुछ 95% तक रहते हैं लेंथेनाइड्स, और आयरन जो होता है वो 5% तक रहता है। बाकी जो भी कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल ही हल्का सा, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट इन सब का प्रेजेंट होता है किसके अंदर बेटा, आपके मिश मेटल के अंदर। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे बेटा, ये सब के सब चीज़ें जो भी आपके पास ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद कोई रीजन आपसे नहीं पूछेगा कि कलर क्यों है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि ये कलर इनमें होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। एक चीज मैं यहां पर बस मेंशन करना चाहूंगी, उसका ध्यान रखना बेटा। फॉर कलर देयर शुड बी, फॉर कलर देयर शुड बी presence of unpaired इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जब भी आपके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, तभी आपके पास जो है कलर मिलता है। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास कभी भी कलर नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखना, इतनी सी बात का बेटा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास कलर नहीं हो सकता। ये लाइन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल आज पूछूंगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास लेंथेनॉइड्स को लेके, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके। लेंथेनॉइड्स एंड उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके बेटा हमारे पास अब एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है, देखो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं बेटा, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +3, है ना। सारे के सारे लेंथेनाइड्स अपनी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखते हैं वो +3 होती है। सभी लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ध्यान रहे बेटा, ये चीज़ हर बच्चे को ध्यान रहे, ये चीज़ बेटा हर बच्चे को ध्यान रहे कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं, लेंथेनाइड्स जो होते हैं बेटा, जो आपके पास आपके लेंथेनाइड्स रहते हैं वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज़ से 1000 बार सवाल आ चुका है और आ भी सकता है आगे। हाउएवर सम एलिमेंट्स एग्जिबिट, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं बेटा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करने वाले जो लोग हैं, +2 बेटा एक तो आपका कर सकता है यूरोपियम और बेटा यटर्बियम। अब कैसे +2 यूरोपियम और यटर्बियम कैसे एग्जिबिट करता है, पहले इतना सुनो। देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन कौन ले सकता है, यूरोपियम ले सकता है और यटर्बियम ले सकता है। अब तुम इस चीज़ को सेटिस्फाई कैसे करोगे, अब तुम्हें इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए यूरोपियम की और यटर्बियम की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अपन लिखते हैं यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यूरोपियम आपके पास होता है बेटा xenon 4f7 6s2, ये आपके पास होता है बेटा आपका क्या, यूरोपियम। और जब आप यूरोपियम +2 बना देते हो, जब आप यूरोपियम +2 बना देते हो तो आप बन जाते हो xenon 4f7, यानी कि आपके पास क्या आ जाती है बेटा, आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। क्या आ जाती है बेटा, आपके पास आ जाती है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। आपके पास क्या आ जाती है बेटा,
हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, इसलिए यूरोपियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट कर सकता है, बट स्टिल वो हमेशा जाना प्रेफर +3 में ही करेगा, क्योंकि लेंथेनाइट्स की सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। तो यूरोपियम अलॉन्ग विद द +3 +2 भी शो करता है। ठीक है, ध्यान रहे। अब यूरोपियम के बाद आपके पास पहला यूरोपियम हमने डिस्कस करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम्हें समझ में आई है ये चीज़, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा? दूसरा हो सकता है यटर्बियम। यटर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सिखाई थी? वो तुम्हारे पास क्या आता है? सीरियम से ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम में क्या होता था तुम्हारे पास? ज़ेनॉन, 4f7, 4f14 और फिर 5d1। तो इसमें 5d1 रहेगा नहीं, है ना, सिखाया था ना कल, याद है ना सभी को? 4f14 बेटा 6s2। अब जब तुम यटर्बियम में +2 बना दोगे तो वो क्या बचेगा? वो बचेगा ज़ेनॉन, 4f बेटा और 14। ये आपके पास बच जाएगा किसके अंदर? यटर्बियम के अंदर। तो यूरोपियम और यटर्बियम में स्टेबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी बेटा हाफ फिल्ड की नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बेटा फुली फिल्ड है। यहाँ पर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर बेटा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी होती है। तो ध्यान रहे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरोपियम एंड यटर्बियम एग्जिबिट करते हैं। अब इसके बाद बेटा आपके पास जो है कुछ सीरियम को लेकर भी चीज़ें आती हैं, सीरियम को लेकर, है ना। तो सीरियम के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो ये देख लो बेटा कि आपकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या होती है बेटा? जो आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो सीरियम को ध्यान रखना है, बट और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो हम लिखेंगे ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान बेटा सीरियम पे रखना है, क्योंकि सवाल आपसे सीरियम पर ही पूछा जाएगा, तो आप सीरियम को ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सीरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा दैट इज ज़ेनॉन, 4f1, 5d1, 6s2। ये हो गई बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम की। और जब तुम सीरियम +4 पे जाते हो तो तुम्हारे पास ये सभी के सभी एलिमेंट्स के ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं, ज़ेनॉन बचते हो, और ज़ेनॉन तुमको पता है ऑब्वियसली नोबल गैस है, तो तुम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही पहुंच रहे हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज बेटा क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, you are reaching towards xenon, that is also a very stable electronic configuration। अगर तुम +3 के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हो तो वो तभी कर रहे हो या तो तुम्हारे पास हाफ फिल स्टेबिलिटी आए, या तुम्हारे पास फुली फिल स्टेबिलिटी आए, या फिर बेटा आप कोई नोबल गैस बन जाओ, तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। तो कौन कौन +2 शो करता है? यूरोपियम और यटर्बियम। और कौन कौन +4 शो करता है? सीरियम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी ये लोग भी करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे याद रख लेना, सीने पर टब दिया, सीने पर टब, जैसे लड़ाई हो जाती है ना भाई बहन की, तो खींच के मारा टब, तो सीने पर टब दिया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है बेटा, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद बेटा हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस आती है लेंथेनाइट्स की, तो वो मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखी है, तो आप उसे याद कर लेना। आपको पता है बेटा कि लेंथेनाइट हर हालत में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे कॉमनली शो करता है, बस सारे प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से ही बन जाएंगे। जैसे कि मान लो बेटा कि आपने सल्फर के साथ रिएक्शन कराई। अब अगर आप सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि लेंथेनाइट के नीचे आप लिखोगे +3, सल्फर के नीचे आप लिखोगे -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो Ln2S3 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन के साथ भी सेम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 होती है। नाइट्रोजन के साथ कैसे लिखोगे? ये लेंथेनाइड है +3, ये नाइट्रोजन है -3, मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो लेंथेनम नाइट्राइड बन जाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो बेटा, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे लेंथेनाइड्स जो होते हैं बेटा वो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ बेस बनाते हैं, और अगर आपके पास जो है अगर बेस बनाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना बेटा। लेंथेनाइड आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं बेटा। लेंथेनाइड आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और मेटल्स को जब भी आप पानी में डालते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है बेटा?
आपको हमेशा ही क्या मिलता है, बेस मिलता है, तो बेस आपके सामने प्रेजेंट है। अब आपका हेलोजन से रिएक्शन होगा, X2 आपके पास क्या होता है, हेलोजन होता है, तो ये X है, ये लेंथेनाइड है, +3 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, आ जाएगा आपके पास आंसर। और यहाँ कभी भी हम किसी एसिड से रिएक्शन करा दें, मान लो HCl से करा दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Ln है ना, और इसका Cl3 का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस बेटा इस तरीके से ऐसे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये सभी के सभी बेटा आपके पास क्या ऑब्टेन हो गए हैं, आपके प्रोडक्ट्स। मैं सब प्रोडक्ट्स को बॉक्स में लिख रही हूँ, मैं सभी के सभी प्रोडक्ट्स को बेटा बॉक्स में लिख रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है बेटा। अब क्या है, जब आप कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास बनता है बेटा डिफरेंट टाइप के कार्बाइड्स। कार्बाइड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के साथ बनते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके मेटल्स जब कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स आपके पास मिल रहे हैं इनको हमने एक नाम दे दिया है, इनको बेटा हमने एक नाम दे दिया है कार्बाइड्स। क्या नाम दे दिया है बेटा, कार्बाइड्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, Ln3C, Ln(C2), Ln2C3। 3 और 2 के रेशो से 3 कंपाउंड्स बनाने हैं बस। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहेगा हर बच्चे को, ये सब के सब आपके कंपाउंड्स है लेंथेनाइड्स के विद डिफरेंट रिएजेंट्स और डिफरेंट अदर रिएक्टेंट्स। ये बेटा मैं साइड में हट गई हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये कुछ 7 रिएक्शंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, ये कुछ 7 रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज के ऊपर, है ना। अब आपसे बात करता है द मेजॉरिटी ऑफ द लेंथेनाइट आयंस एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। तो अब ये आपसे पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा बेटा, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात करेगा। अब सारी बातें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हर बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पैरामैग्नेटिज्म तभी होता है जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप फिजिक्स में भी इस चीज़ को बहुत बार पढ़ते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बेटा डायामैग्नेटिक, कुछ होते हैं पैरामैग्नेटिक, ये मैं आपको मैग्नेटिज्म में बता चुकी हूँ। हमें सवाल यही पूछा जाता है कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा। बेसिक मीनिंग आप लोग जानते हैं, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं बेटा उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि रिपेल होते हैं, वीकली जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से उनको आप डायामैग्नेटिक बोलते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डायामैग्नेटिक है बेटा और कौन पैरामैग्नेटिक है? तो आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप पैरामैग्नेटिक है, नहीं है तो आप डायामैग्नेटिक है, बस। और ये चीज़ मैं आपको D&F की प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो अब क्या है, दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, इनकी कोई कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। सीधे साधे एलिमेंट्स हैं, है ना, बढ़िया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोई ज़्यादा लोचा नहीं है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ना। ठीक है, द लैंथेनाइट्स आयन दैट डू नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म आर दोज विद आइदर नो 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या तो बेटा अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा तो वो तभी होगा कि आपके पास कोई भी 4f का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किस बात का पैरामैग्नेटिज्म, फिर तो होगा ही नहीं पैरामैग्नेटिज्म। जैसे कि किस किस केस में कह रहा है ना, पहला केस आता है बेटा कि आपके पास क्या हो, नो 4f इलेक्ट्रॉन हो ही ना 4f इलेक्ट्रॉन। तो लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, ज़ेनॉन होता है, 5d1 होता है। वैसे लेंथेनम इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स बट स्टिल सवाल पूछा जा सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। तो बेटा जब आप इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये ज़ेनॉन बचता है। तो अब आपके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो 4f इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एक तो ये चीज़ भी है, इसके साथ कोई 4f इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और साथ में देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्योंकि देखो बेटा पैरामैग्नेटिज्म तो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ होता है ना। पैरामैग्नेटिज्म का तो जो खेला है वो किसके साथ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ है ना। अब चाहे तुम्हारा किसी में भी प्रेजेंट हो, अब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो किस बात का फिर, है ना। अगला कौन आता है बेटा, सीरियम। तो सीरियम की बात कर लेते हैं। सीरियम क्या होता है, ज़ेनॉन होता है बेटा,
4f1 होता है, 5d1 होता है, 6s2 होता है। तुम्हें पता भी नहीं है कि f ब्लॉक एलिमेंट्स कितना स्कोरिंग चैप्टर। और मेरी नज़र में अगर किसी बच्चे को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद हो जाए तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से आसान कुछ है ही नहीं। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना आसान कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इतनी प्यारी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बस जेनॉन के बाद का ही तो याद रखना है, बस कि इसमें 5d आएगा इतना याद कर लो, और क्या है, और कुछ है ही नहीं, है ना। तो सीरियम बेटा कौन सा, +3 नहीं बेटा, यहाँ आएगी आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें भी ये जो है क्या बन गया है, ये क्या बन गया है बेटा, आपका डायामैग्नेटिक। और रीजन सेम ही है, रीजन बेटा सेम ही है। रीजन की बात करूंगी तो यही है, कोई अलग रीजन नहीं है इसमें, सेम ही रीजन है। और ऊपर रीजन हमने पहले से ही लिख दिया है। अब कहता है या तो ऐसा हो या फिर बेटा ऐसा हो जाए कि आपके पास कंप्लीटली फिल्ड 4f सबशेल हो, यानी कि आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही ना हो, जैसे कि यटर्बियम और ल्यूटेटियम +3। अब यटर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, वो होती है जेनॉन 4f14 6s2, है ना। तो जब आप यटर्बियम बनाते हो बेटा +2 तो आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो जेनॉन 4f14। तो आपके पास कौन सा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप तो फिल्ड है। 4f14 भर दिया ना बेटा, भर दूं 4f14, 4f14 तो बेटा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहाँ है बेटा मेरे पास, कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो फिर यहाँ तो बेटा बात बन नहीं पाएगी। आगे चलते हैं, ल्यूटेटियम पे आते हैं बेटा। ल्यूटेटियम आपके पास होता है जेनॉन 4f14 5d1 6s2। ये होता है बेटा आपके पास क्या, आपका ल्यूटेटियम। अब जब आप ल्यूटेटियम +3 बनाते हैं तो आपके पास आता है जेनॉन, ये भी बेटा आपके पास आ जाता है 4f14, और इधर भी आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे, तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो केसेस आते हैं जिसमें तुमको डायमैग्नेटिज्म दिखाई दे रहा है, या तो कोई f का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या फिर f सबशेल पूरा भरा हुआ है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इधर इधर चाहिए ये सब, इधर भूलने का नहीं बिल्कुल भी। क्या लिखा है यहाँ, नो 4f इलेक्ट्रॉन या फिर कंप्लीटली फिल्ड 4f सबशेल। कोई डाउट नहीं चाहिए मुझे इस चीज में किसी भी बच्चे से, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये याद होना चाहिए हर बच्चे को, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। ओके मैम, ओके मैम। तो बेटा ध्यान रहे, यहीं से एक और सवाल पूछ लेती हूँ। मैंने तुमसे अभी बोला था ना कि क्या बोलते हैं, कलर के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कौन कौन से केसेस में आप कलरलेस होंगे, आप कौन कौन से केसेस में कलरलेस होंगे, या तो आपके पास क्या हो, नो f इलेक्ट्रॉन हो, है ना, या फिर आपके पास क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड बेटा क्या हो आपके पास, f सबशेल हो, कंप्लीटली फिल्ड f सबशेल हो, या फिर आपके पास कोई भी f इलेक्ट्रॉन ना हो। इस केसेस में आप कलरलेस होंगे। तो सबसे ज्यादा सवाल पता है किस चीज पे पूछे जाते हैं बेटा, लेंथेनम +3 एंड जो तुम्हारे पास तुम्हारा ल्यूटेटियम +3 होते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा सीरियम +4 होता है, तुम्हारे पास बेटा जो तुम्हारा यटर्बियम क्या होता है, जो तुम्हारा यटर्बियम +2 होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुम्हें पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी कलर करने के लिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तुम्हें कलर के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पर कलर के बारे में मैं फिर ज्यादा बात नहीं करूंगी, जितना लिखा है उतना इधर होना चाहिए। रीजन सब कुछ कोऑर्डिनेशन में आएगा, जितना लिखा है बेटा उतना याद हर हालत में होना चाहिए। क्या बोला मैंने, हर हालत में याद होना चाहिए। लिखो बेटा, इस पेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, हर बच्चा इस पेज पे अपनी कमांड रखे।
बहुत अच्छे से रखे। अब मैं साइड हट गई हूँ बेटा, आप लिख सकते हैं। अब आ गए हैं बेटा हम किस पर, अब हम आ गए हैं बेटा अपने एक्टिनॉइड्स पर। किस पर बेटा, अब आप आ गए हैं अपने एक्टिनाइड्स के ऊपर। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बस खत्म है ये चैप्टर फिर, है ना। चलो अब सबसे पहले बेटा जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आपको इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है ना। सबसे पहले आता है बेटा आपके पास थोरियम। अब इनकी जो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे देख लो बेटा। सबसे पहले जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। वहाँ पर क्या था, जेनॉन था, यहाँ पर क्या है, रेडॉन है। वो क्या था, 4f 1 से लेकर 14, यहाँ पर क्या है 5f 1 से लेकर 14। वहाँ क्या था बेटा 5d07, यहाँ क्या आएगा 6d07। वो क्या था 6s2, ये क्या है 7s2। क्योंकि बेटा ये 7th पीरियड में आता है ना, तो ये एक नीचे हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा हर बच्चे को। ओके मैम। अब आपको पता है ना बेटा एक्टिनियम की पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो एक्टिनियम की पोजीशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए हर बच्चे को। एक्टिनियम की पोजीशन बहुत अच्छे से आई होप क्लियर है ना। अब क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले हम आते हैं थोरियम पे। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर सबका इतना पोर्शन तो बेटा रिटन है, सब में ये चीज़ ऑलरेडी डन है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है। सब में बेटा ये चीज़ ऑलरेडी डन है। ट्रिक से आप याद कर ही चुके हैं, तांगे पर उन पर नज़र पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। तो ऐसे आपको याद होगा, है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, देखो जब तुम सीरियम के बारे में पढ़ रहे थे तो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। थोरियम इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, सीरियम लेंथेनाइड का होता है। तो क्या लिखा था तुमने, तुमने लिखा था जेनॉन 4f1 5d1 6s2, ये लिखा था, है ना। लेकिन अब इसके अंदर जो है ऐसा है कि 6d2 7s2 है, यानी कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ, है ना। मेरे एक्सपेक्ट करने से क्या होता है, पर मैं फिर भी एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ कि जो मेरा थोरियम है ना, मेरा जो बेटा थोरियम है वो क्या होगा, वो क्या होगा, रेडॉन होगा, है ना। वो 5f1 होगा, वो 6d1 होगा, वो 7s2 होगा। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ, है ना। सीरियम के जैसा एक्सपेक्ट करती हूँ, बट ऐसा नहीं होता बेटा। इसका 5f1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो 6d1 में ट्रांसफर हो चुका है, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा बेटा, रेडॉन, और फिर 6d2, और फिर बेटा 7s2, है ना। सिर्फ इसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से कभी कभी इन एक्टिनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से लिखी जाती है। वो लिखी जाती है बेटा रेडॉन 5f, लिखी जाती है बेटा रेडॉन 5f 0 से लेकर 14, है ना बेटा। फिर उसके बाद 6d 0 से लेकर 2, और फिर बेटा 7s2। इसलिए कभी कभी अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखाई दे तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, क्योंकि इसमें 6d2 आता है, तो d में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तक इसमें जा सकते हैं, तो इसलिए हम 0 से 2 लिख देते हैं। तो ये भी कभी कभी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान रहे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन आता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा एक्सेप्शन आता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू बेटा सिर्फ और सिर्फ थोरियम की वजह से आता है, और किसी की वजह से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ थोरियम की वजह से आता है, ठीक है। यस मैम। तो बेटा उसके बाद फिर क्या हुआ, है ना। अब आपका एक्सपेक्टेड तो यही था 5f1 6d1 7s2, लोचा थोरियम में ही है। अब अगला क्या होगा, है ना, डी का जो इलेक्ट्रॉन है और जो एफ का इलेक्ट्रॉन है, तो अगला फिर तुम किस में भरोगे, अपना एफ में भरो, तो कितना आ गया बेटा 5f2 आ गया। फिर एक और भरो 5f3 आ गया, 5f4 आ गया, है ना। उसके बाद बेटा ये जो डी का इलेक्ट्रॉन है अगला वो इधर शिफ्ट हो जाता है। मैं लिख देती हूँ कि तुमने एक्सपेक्ट क्या किया होगा, तुमने एक्सपेक्ट किया होगा बेटा 5f5 6d1 7s2, लेकिन ये डी का इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से ये 5f6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 5f6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5f7, उसके बाद आप ये चीज़ हमेशा से जानते हैं
कि क्यूरियम के अंदर ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि क्यूरियम के अंदर आ गई है बेटा हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, यहाँ पर भी क्या आ गई है बेटा हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड, जो लिखी है एज 5F7, यहाँ पर भी बेटा 5F7। आपको पता है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो F7 के फॉर्म में रहे, है ना, हमेशा कोशिश करता है ताकि उसकी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर यहाँ पर 6D नहीं था तो 6D ने अकोमोडेट करने की कोशिश करी, तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गई, किसकी बेटा, क्यूरियम की। ज़्यादा एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल नहीं आते, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है जो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, उसके बाद आपके पास 9 हो जाता है, देन 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये आपके पास आ जाएगी बेटा आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा कि इनमें से किसी के भी अंदर भी आपका नो 6D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। बस अगर तुम्हें ये याद रह जाए ना बेटा कि किस में डी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना ऑलरेडी बहुत आसान हो जाता है, ऑलरेडी बहुत आसान हो जाता है बेटा। तो कोई भी इनमें से 6D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये आएगी बेटा 5F14 और आ जाएगी बेटा 6D1 एंड 7S2। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी आपकी लॉरेंशियम की, ठीक है। आई थिंक अब देखो बेटा किस किस में डी है उसको बस मैं टिक कर देती हूँ, है ना। इसमें डी है, जिन पर मैं डी है बस उनको टिक कर रही हूँ और मैं किसी को भी टिक नहीं कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। थोरियम की बहुत अच्छे से याद रखना, थोरियम की इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नो एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर ही नहीं होता। बट स्टिल इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी कंपाउंड्स के अंदर और अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, इसलिए। मैं हट गई हूँ बेटा, आप लिख सकते हैं इस चीज को। याद रखनी है बेटा, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगली चीज पर। अब कहता है बेटा द सेकेंड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, दीज आर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम 89 to 103। आप तो बेटा बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आप थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ जाते हैं, जो आपके पास क्या होता है 90 से 103 होते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है बेटा एक्टिनियम, जो आपके पास क्या होता है 89। एक्टिनियम आपका एक्टिनॉइड नहीं होता है, एक्टिनॉइड्स आपके थोरियम से लॉरेंशियम तक ही रहते हैं, ठीक है बेटा। बट ऑब्वियसली ये सीरीज एक्टिनियम के बाद आती है तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रखती है एक्टिनियम के जैसी, बट स्टिल एक्टिनियम इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिनाइड्स। ये बात कोई भी बच्चा अपने दिमाग में से ना निकाले, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है बेटा, तो ध्यान रहे, ठीक है। यही है आपके सारे एलिमेंट्स, यही है बेटा आपके सारे के सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर कहीं पर भी एक्टिनियम नहीं लिखा है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे बेटा, अब आते हैं आपकी प्रॉपर्टीज पे। तो कहता है एक्टिनाइड्स हैव अ रेडियो एक्टिव नेचर, ऑल ऑफ द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। सभी के सभी बेटा रेडियो एक्टिव होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, है ना। ध्यान रहे आफ्टर यूरेनियम, आफ्टर यूरेनियम, आफ्टर बेटा यूरेनियम all elements are called, all elements are called transuranic, है ना। जो भी बेटा आपके पास यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स आते हैं उनको हम ट्रांसयूरेनिक के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। दीज एलिमेंट्स अपेयर टू बी सिल्वरी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, इससे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस कम है।
है ना। इनमें भी बेटा नॉर्मली जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज डिक्रीज होता है, वहां लेंथेनाइट कंट्रैक्शन रीजन होता था, यहाँ एक्टिनाइट कंट्रैक्शन रीजन होता है। बस तो ध्यान रखना, जैसे ही आप थोरियम से लेकर बेटा, जैसे ही आप थोरियम से लेकर और जाते हैं अपना कहाँ तक, लॉरेंशियम तक, तो बेटा आपका जो साइज होता है वो नॉर्मली डिक्रीज होता है। और रीजन इसका क्या है, रीजन इसका क्या है बेटा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता था, यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट यहाँ से बेटा सवाल आता नहीं है ज़्यादा, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। एक्टिनॉइड से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। ओके, अब आता है बेटा कि ये एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकते हैं, इनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। एक तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं +3, और एक ये शो करते हैं बेटा +4, +5, +6, +7। तो तुम्हें ध्यान रखना है अलॉन्ग विथ +3, अलॉन्ग विथ बेटा +3, ध्यान रहे मैं लिख रही हूँ, अपने हाथ से लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो होगी होगी, वो तो बेटा हमेशा किस कैटेगरी में रखी जाती है, +3 हमेशा किस कैटेगरी में रखी जाती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में रखी जाती है +3, है ना। लेकिन उसके साथ साथ +4, +5, +6 और +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। अब बेटा ऐसा क्यों है कि लेंथेनाइट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 3 ही टाइप की थी, जबकि एक्टिनाइट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो बहुत सारे टाइप की है, ऐसा भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब आप लेंथेनाइट्स की बात करते हैं ना बेटा, जब आप लेंथेनाइट्स की बात करते हैं, जब बेटा आप लेंथेनाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 4F और आपका 5D में जो गैप होता है ना बेटा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे 5F और 6D का जो गैप होता है बेटा वो क्या होता है, काफ़ी कम। अब अगर आपके पास गैप ज़्यादा है ना बेटा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, जिस वजह से आप बहुत सारे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो नहीं कर पाते, है ना। अब आपके पास जो एक्टिनॉइड्स हैं, आपका 5F और आपका 6D में जो गैप है वो काफ़ी कम है, उसमें गैप ज़्यादा है, इसमें गैप कम है। अब गैप कम होने से इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट कर सकता है ना, तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ऐसा हमारे लेंथेनाइट्स में नहीं हो पाता। तो बस आपको ध्यान रहे कि उसमें गैप ज़्यादा है, इसमें गैप कम है, इसकी वजह से आपके एक्टिनाइड्स जो हैं वो मोस्टली काफ़ी सारी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, हम लिखेंगे गैप कम है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड ड्यू टू लेस gap and more unpaired electron can be obtained। बस अब अगर आपके पास गैप कम है तो आप एक्साइटेशन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिल सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा ये भी आपके बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है, ये भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा और इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और जब आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, यानी कि फाइनली डिवाइडेड हो जाते हैं। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है बेटा, अगर आप बहुत छोटे छोटे फाइन फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हो तो आपकी एक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। क्योंकि आपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आपको अवेलेबल होता है उतनी ज़्यादा आपके पास रिएक्शन की रेट रहती है। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में एक फैक्टर में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब क्या आता है, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ईजिली। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा उनको हम बहुत ईजिली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना।
मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कोई लोचा नहीं है, आप इजीली उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हो, बट एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ में लोचा है क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जज करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत सारे टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, दे फॉर्म ऑक्सोकेटायन। अब बेटा ऑक्सोकेटायन शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने अभी लेंथेनाइड्स में देखा था कि लेंथेनाइड्स जो है वो बेटा किसी भी टाइप का ऑक्सोकेटायन नहीं बना रहे थे। अब सबसे पहले ऑक्सोकेटायन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास बहुत सारे टाइप के ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसे हम ऑक्सोकेटायन कहते हैं। अब कौन कौन से ऑक्सोकेटायन आपके एक्टिनाइड्स बनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो बेटा आपके पास होता है आपका यूरेनियम O2 2 पॉजिटिव, एंड बेटा आपके पास होता है प्लूटोनियम O2 2 पॉजिटिव। बस ये दोनों टाइप के आपके पास ऑक्सोकेटाइंस हैं जो कि आपके एक्टिनाइड्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना सिलेबस ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द PYQ सेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है आपके पास ये, अब आप देखेंगे सवाल और देखेंगे व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। देखो बेटा, अब क्या होता है बेटा, पहला सवाल आता है आपके पास, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सोएनायन ऑफ मैंगनीज in which it shows the oxidation state equal to its group number। अब सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आर्गन 3d5 4s2, ये होती है बेटा आपकी आर्गन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका जो ग्रुप नंबर है, इसका ग्रुप नंबर आप कैसे निकालते हो, आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का जब भी ग्रुप नंबर निकालते हो तो आप डी के प्लस एस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर लेते हो, है ना, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर लेते हो तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना है 5 + 2 यानी कि 7, यानी कि आपका 7th ग्रुप है जिसमें कि मैंगनीज प्रेजेंट होता है। फिर क्या कहता है कि आपको ऐसा ऑक्सो एनायन बताना है जिसमें उसके ग्रुप नंबर के जितनी उसकी क्या हो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो बेटा ऐसा कौन सा है आपके पास प्रेजेंट है MnO4 नेगेटिव। क्या प्रेजेंट है बेटा MnO4 नेगेटिव। अब कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है देखेंगे। 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दो, तो वो चीज़ भी बेटा यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब जिसकी बेटा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है आप उसे X मान लो, है ना। अब आप क्या लिखेंगे X प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा 4 ऑक्सीजन है तो 4 लगाइए, है ना। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी आपके पास कितनी होती है बेटा -2 होती है तो -2 लिख दीजिए। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल रहे होते हैं उसको X मान लेते हैं, बाकी जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनकी हमें वैलेंसी लेनी होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा -2 और इक्वल टू इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज देखना होता है। इस पूरे के पूरे कंप्लीट रिस्पेक्टिव आयन पे कितना चार्ज है -1 का चार्ज है तो इक्वल टू -1 लिख लो बेटा। तो आपका X कैलकुलेट करके +7 आ जाएगा। तो जितना आपका ग्रुप नंबर है उतना ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सोएनायन प्रेजेंट है बेटा। So this is how you have to solve this respective question। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से हम CrO4 2 नेगेटिव भी ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से बेटा हम CrO4 2 नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, क्रोमियम की होती है आर्गन 3d5, है ना बेटा 4s1, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अब इसका कितना आएगा बेटा, इसका कितना आएगा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर बेटा आपके पास आ जाएगा इसका 5 + 1 = 6, है ना। कितना आएगा बेटा ग्रुप नंबर आ जाएगा 6। यानी कि ऐसा ऑक्सो एनायन जिसमें इसका ग्रुप नंबर जितना ही इसका क्या हो ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो क्या होगा
होगा बेटा CrO4 2 नेगेटिव, तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x कितना आ जाएगा बेटा +6। सेम चीज आ गई, क्रोमियम को क्या माना, x माना, कितना ऑक्सीजन 4, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू पूरे के पूरे आयन पे कितना चार्ज है बेटा -2 का चार्ज है तो -2 लिख दिया, x की वैल्यू +6 आ गई। तो ये तो पूछ ही लिया है, ऐसा हमने खुद कर लिया बेटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगले सवाल पे चलते हैं। जनरली देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, है ना, इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा क्यों होता है? ये कह रहा है कि जब आप जो है कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जब आप टाइटेनियम से बेटा, जब आप टाइटेनियम से मूव करते हैं कहाँ की तरफ, कॉपर की तरफ, जब आप बेटा टाइटेनियम से मूव करते हैं कॉपर की तरफ, तो ये आपसे कह रहा है कि आपकी जो डेंसिटी है, आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीजेस। ऐसा ऐसा कह रहा है ये। अब आप मुझे खुद बताइए बेटा कि डेंसिटी आपके पास क्या होती है। डेंसिटी आपके पास होती है बेटा मास डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका मास इंक्रीज होता है, तो उस वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बस आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट पे। आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, है ना, दे आर बेटा वेरी गुड कैटलिस्ट। अब ऐसा क्यों? सिर्फ 2 पॉइंट्स, क्योंकि बेटा वो शो कर सकते हैं, क्योंकि बेटा वो शो कर सकते हैं सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और दूसरी चीज दे हैव एबिलिटी, दे हैव बेटा एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना, उनके पास एबिलिटी होती है बेटा कॉम्प्लेक्सेस बना पाने की। मैंने आपको क्या बताया था, आपके कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। अगर आपका रिएक्टेंट उस कैटलिस्ट की सरफेस पर बैठ के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे तो वही रिएक्शन फास्टर हो जाती है, और अगर आप कैटलिस्ट को हटा दो और फिर रिएक्टेंट को बोलो कि भाई रिएक्शन कर और प्रोडक्ट बना, तो रिएक्शन स्लो रहती है। यानी कि सरफेस पे आकर अगर रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन की रेट बेटा फास्टर ही होती है। तो कैटलिस्ट जो आपका है, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, सबसे पहले तो बेटा वो शो करे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से जैसे +2 +4 +5 जो भी वो कर सकता है, अगर वो शो करता है ना, तो उससे क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है ना। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो आपकी जो है बॉन्डिंग बहुत सारे रिएक्टेंट्स के साथ नहीं हो पाएगी, है ना, और कॉम्प्लेक्सेस बनाना पड़ेगा। आपकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। रिएक्टेंट आके जब आपके सरफेस पे बैठा, सबसे पहले रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी होती है बेटा उनकी, ठीक है। तो यही 2 रीजन है बस। अब आते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला सवाल आता है, ये कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब इसको जो आपका फर्स्ट पोर्शन है ना, कलर्ड कंपाउंड्स, तो आपको बस अभी एक ही रीजन लिखना है। आपको बस कलर में बेटा अभी एक ही रीजन लिखना है, बिकॉज दे कंटेन unpaired electron, because they contain unpaired electron and can undergo बेटा dd ट्रांजिशन। अब बेटा ये सब मैं आपको कोऑर्डिनेशन में ही समझाऊंगी, अभी आप बस इसका आंसर लिख लेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। जब आपके पास टाइम आएगा तब इसका एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे, ठीक है। एक और बात बेटा, संकल्प बैच में हर एक चीज मैंने कराई है,
कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है। तो आप सारे लेक्चर्स को देखें, उसके नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएं, सारे क्वेश्चंस करें बेटा, सारे डीपीपी करें। आपके मार्क्स आने की गारंटी फिर मेरी है, बट आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे उसे नींद में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या है बेटा, सेकेंड ऑप्शन है आपका। सेकेंड जो आपका पार्ट है वो आपसे क्या कहता है कि वाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2, है ना। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं जिंक डू नॉट कंटेन, है ना बेटा, जिंक डू नॉट कंटेन incompletely filled d subshell, incompletely filled d subshell, है ना। इनके पास बेटा कोई incompletely filled d subshell नहीं होता, either in ground state, either in ground state or any either in ground state or any oxidation state, है ना, either in the ground state बेटा और any oxidation state, है ना। ये इसकी क्या कहलाती है बेटा, ये इसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब आपके पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है। और ये बेटा क्या कहलाती है, जिंक +2 कहलाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10। मैंने क्लास में बेटा ये क्वेश्चन 1 करोड़ बार आपको समझाया है और आपको ये आता है ना, आपको ये आता है बेटा। मैं बस आपको इसकी अटेम्प्टिंग सिखा रही हूँ, ठीक है, आता है बेटा आपको ये सब। अब देखो कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी बात है, टीचर पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को आता है। सीधी बात कर रहे हैं हम, कुछ फालतू लिख ही नहीं रहे हैं। जो आंसर की सबसे मेन स्टेटमेंट है वो हमारे आंसर में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं अटेम्प्टिंग, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। अब आते हैं बेटा अगले सवाल पे, है ना। आ जाओ अगला सवाल, कहता है कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट नोन इन एक्वस सोल्यूशन, है ना। क्यों हम एक्वस सोल्यूशन में इसको नहीं ऑब्जर्व कर पाते, इसलिए बेटा क्योंकि जो आपका कॉपर +1 का आयन होता है वो पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉपर +1 आयन undergoes बेटा, undergoes disproportionation, it undergoes disproportionation। वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने लग जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना बेटा। और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जब आपकी रिएक्शन के अंदर जो है, आपकी रिएक्शन के अंदर जो है बेटा, आपको दिखाई दे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और दिखाई दे बेटा कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कॉपर आयन +1 आयन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। फिर उसके बाद आप उसको डिस्प्रपोर्शनेशन की डेफिनेशन भी लिख के दिखाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है बेटा कि आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे, आपको डिस्प्रपोर्शनेशन की फिर उसके सामने डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इन विच रेडॉक्स रिएक्शन, देखो बेटा मैं रिएक्शन RXN लिख सकती हूँ, आप एग्जाम में RXN नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे रिएक्शन, है ना। अब मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, मैं लिख देती हूँ, तो तुम मेरा देखोगे और सोचोगे ये चीज़ सही है ना। रेडॉक्स रिएक्शन in which an element can undergo
कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन both oxidation and reduction, both oxidation and reduction both simultaneously, है ना बेटा। simultaneously अगर आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हो। तो कॉपर जो है टूट जाता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब फिर अगला आपका सवाल आता है, सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है बेटा आपसे, वो कहता है एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनाइड्स। ये मैंने आपको अभी लिखवाया है ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो, इन actinides gap between 5F and 6D is not very large, more unpaired electrons can be obtained by excitation, जो चीज मैंने आपको समझाई थी वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास प्रेजेंट है। मैं साइड में हट गई हूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। अब ये जो आपका सवाल है ये ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं आज ही की क्लास में। अब सेकेंड सवाल आता है बेटा, मैंगनीज एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तुम बेटा बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंगनीज जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है बेटा आर्गन 3D5 4s2। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और आपको जब भी किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम जो भी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हैं, है ना, तो आप उस केस में उसके डी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं उसके एस के इलेक्ट्रॉन्स से। ये कर देते हैं बेटा आप क्या कर देते हैं, उसके डी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं उसके एस के इलेक्ट्रॉन से। तो जो भी बेटा उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाती है। तो इन द केस ऑफ मैंगनीज डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, एस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट आ जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे मैंगनीज शो +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट among बेटा all D ब्लॉक 3D एलिमेंट्स, है ना। पूरे में नहीं बेटा, फिर पूरे में तो अपना ऑस्मियम और यूथेनियम हो जाता है। यहाँ सिर्फ मैंगनीज की बात हो रही है तो 3D सीरीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे बेटा ये चीज हर बच्चे को ध्यान रहे बेटा। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ देखो बेटा, कहता है कि क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये सब सवाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले लेक्चर से उठाए हुए हैं, है ना बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला आपने लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सवाल कराए हैं। वो आपका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। उसमें हर बच्चे को डाउट होता है, तो आपके सारे डाउट उस लेक्चर को देख के क्लियर हो जाएंगे। उस लेक्चर को पक्का देखिएगा, ठीक है बेटा। ओके, अब कहता है बेटा क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। Chromium +2 is reducing in nature while the same d orbital configuration which is d4 manganese +3 is oxidizing। ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा कहता है कि क्रोमियम +2 क्यों एक बहुत ही अच्छा
रेड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों है? अब रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या बेटा? दूसरों को रेड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और ऐसा कुछ बना लेगा। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? आर्गन होती है, 3d4 होती है। यहाँ क्या होती है बेटा? आर्गन होती है, 3d3 होती है। ये सब क्लास में मैंने आपको सवाल कराए हुए हैं, ये सब हमने क्लास में बेटा, सब कुछ हमने क्लास में करा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इन क्वेश्चंस में फंसेगा अगर उसने क्लासेस के सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से करा है तो। मैंगनीज +3 बेटा बहुत ही अच्छा क्या कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों बेटा? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को क्या करना बेटा? रिड्यूस करना। तो मैंगनीज +3 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में कन्वर्ट होना चाहता है? मैंगनीज +2 में, है ना? इसमें बेटा कन्वर्ट होना चाहता है। मैंगनीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d4 और इसकी क्या होती है बेटा? इसकी होती है आर्गन 3d5। तो ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है बेटा कि वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो उस फॉर्म में अपने आप को बेहद स्टेबल महसूस कर रहे हैं। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है कि ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचता है बेटा, ये पहुंचता है आपका D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। मैंने आपको क्लास में बताया था कि वो भी क्या होती है, विच इज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को नहीं पता वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले लेक्चर ज़रूर देखें बेटा, है ना। 3d5 भी आपकी क्या होती है? D5 भी बेटा आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 भी बेटा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी बेटा आपकी स्टेबल होती है। ठीक है, वो भी बेटा आपकी क्या होती है? स्टेबल। तो सबसे पहले आपने पहले क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग सीख ली है। अब कहता है इन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल्स द मेटल विच एग्जिबिट्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, है ना, अकर इन द मिडल ऑफ द सीरीज। अब इसका क्या मतलब है? अब आप देखो बेटा, आप देखो, हम सेकेंड पार्ट का जब आंसर करते हैं तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ unpaired electrons, maximum number of unpaired electrons are obtained in the middle of the series, है ना, are obtained, are beta obtained in the, are obtained in the middle, in the middle of the series, in the middle of the series, है ना। ज़्यादातर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो आपको मिलते हैं वो मिडल ऑफ द सीरीज में ही मिलते हैं, क्योंकि आप खुद से देखो, आप खुद से देखो, है ना, हमारे पास क्या होता है बेटा? स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है बेटा, स्कैंडियम होता है, फिर हमारे पास क्या होता है? टाइटेनियम होता है, फिर वेनेडियम होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर मैंगनीज होता है ना, फिर आपके पास आयरन होता है और करते करते आपके पास क्या होता है? जिंक होता है। तो मैंगनीज तक हम बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि वही हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। आप क्या लिखते हो बेटा? यहाँ क्या लिखते हो? 3d1 लिखते हो, 4s2 लिखते हो, है ना, ये 3d2 लिखते हो, ये 4s2 लिखते हो। यहाँ क्या लिखते हो बेटा? 3d3 लिखते हो, 4s2 लिखते हो, 3d5 लिखते हो, 4s1 लिखते हो, है ना, 3d5 लिखते हो बेटा, 4s2 लिखते हो। तो आप सिर्फ उनको उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही बता देना, उतना ही आपके लिए बहुत रहेगा, है ना। आप लिख देना यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी रहती है बेटा? +3 रहती है। इसकी कितनी रहती है बेटा? +4 रहती है। इसकी कितनी रहती है? +5 रहती है। इसकी कितनी रहती है? +6 रहती है। और इसकी कितनी रहती है बेटा? +7 रहती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप मूव कर रहे हैं मैंगनीज की तरफ, जैसे बेटा आप मूव कर रहे हैं मैंगनीज की तरफ, तो आप रीच कर रहे हैं अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ D+S इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, और आप लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बेटा उसको मेंशन कर देना,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, हमेशा उसको बताना कि डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस एस के इलेक्ट्रॉन्स होता है। डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा प्लस एस के इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों को कंबाइन कर लेते हो, जब बेटा दोनों को कंबाइन कर लेते हो तब जाकर को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको। चलो चलते हैं आगे। ओके, अब आता है बेटा द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। अब ऐसा क्यों होता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी क्वाइट हाई क्यों होती है? अलग से ही लिखते हैं बेटा, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए पार्ट है कि आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सबसे पहले उसको तुम उसकी डेफिनेशन बताओगे। सबसे पहले बेटा तुम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की उसको डेफिनेशन बताओगे। किसकी डेफिनेशन बताओगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। उसको पता तो होना चाहिए ना कि तुम्हें इसकी डेफिनेशन आती है। किसकी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। तो लिखना है बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of a metal lattice, 1 mole of a metal lattice into individual atoms. Amount of energy required to break 1 mole of a metal lattice into individual atoms. ये डेफिनेशन हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ये होती है आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब कहता है कि वाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो हम लिखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम लिखेंगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव high enthalpy of atomization. They have high enthalpy of atomization because they have greater number of unpaired इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बेटा जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। तो आपके आंसर में ये बिल्कुल मेंशन होना चाहिए बिकॉज दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहे। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। कहता है विच मेटल in the first transition series exhibits +1 oxidation state more frequently and why? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है? तो बेटा देखो आपकी 3D सीरीज के अंदर जो आपका कॉपर होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है बेटा? आर्गन 3D10 4s1। तो जब आप उसको कॉपर +1 बनाते हैं तो वो बन जाता है आर्गन 3D10। क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है आर्गन 3D10, है ना। तो कॉपर +1 के पास कंप्लीटली फिल्ड, कॉपर +1 के पास क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल होता है, कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल होता है, जिसके पास उसके पास क्या होती है? फुली फिल्ड स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? उसके पास होती है फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से वो क्या होता है? वो होता है बेटा स्टेबल।
इसलिए वो ज़्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। ठीक है, जब द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड, तो बस कलर के लिए मैंने अभी के लिए तुम्हें बस इतना ही बोला है बेटा करने के लिए कि आपको कलर के लिए, फॉर द कलर, हमेशा बस ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी। क्या होनी चाहिए बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज की? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। आपके पास बस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो कौन कौन है आपके पास? सबसे पहले प्रेजेंट है बेटा स्कैंडियम +3, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा आर्गन ही होती है, सिंपल, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात करते हैं बेटा वेनेडियम +3 की, तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3d3 4s2, तो ये हो जाएगा आपके पास आर्गन 3d3 4s2, तो ये हो जाएगा बेटा 3d2, तो ये होगा कलर्ड। ये तो कलर्ड होगा नहीं, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और यहाँ आपके पास क्या आएगा बेटा? टाइटेनियम +4, तो टाइटेनियम +4, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? टाइटेनियम की होती है 3d2 4s2, तो +4 में ये क्या बन जाएगा? आर्गन, तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। फिर कौन है बेटा? मैंगनीज +2, मैंगनीज +2 आपके पास हो जाएगा आर्गन 3d5, तो इसके पास भी बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बस वही आपका कलर शो कर सकता है, और कोई बेटा आपका कलर शो नहीं कर सकता, और कोई शो नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो ध्यान रहे ये चीज बेटा, ध्यान रहे। सबसे पहले आपने डी सबशेल्स बनाए, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरिए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बेटा? सिर्फ 2, और यहाँ कितने भरेंगे? 1 2 3 4 5, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या है? कलर शो कर सकते हैं। बस अभी के लिए बेटा इतना ही। कलर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कलर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए आपसे, इसके हिसाब से हम आप आंसर बहुत इजीली कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। चलो अब चलते हैं आगे। अगला सवाल आता है बेटा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये बहुत बार रिपीट होता है, ये बहुत बार रिपीट होता है ना। इसका जो आंसर है वो आपके सामने आपके लेक्चर नंबर 7 में प्रेजेंट है। अब ये बेटा पूरी की पूरी थ्योरी है, ये लिखने में बैठूंगी तो बस मेरे हाथ ही दुखेंगे और कुछ नहीं होगा, तो सब चीज़ें आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखा है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन भी लिखा है, सब चीज़ें रिटन फॉर्म में, थ्योरी है, लेक्चर नंबर 7 में प्रेजेंट है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ओके, हर चीज़ हमने डिस्कस करी है क्लास में। अब आता है बेटा, कहता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, अब आता है बेटा आपके पास अगला, फर्स्ट, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एटम इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड। अब हम ऑक्साइड की बात करते हैं, है ना। ये चीज़ मैं आपसे क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है, सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, हमें बेटा आता है सब। अब हमें इस लेवल तक सब कुछ आता है। जब आप ऑक्साइड की बात करते हैं तो देखो, हम लेते हैं बेटा अपना स्कैंडियम, है ना, फिर आप लेते हैं अपना टाइटेनियम, फिर लेते हैं वेनेडियम, फिर लेते हैं क्रोमियम, और फिर लेते हैं मैंगनीज। ये चीज़ें ना मैंगनीज तक ही पूछी जाती हैं, ये आप समझ लो। जब भी आपसे ये सवाल आएगा तो आपसे मैंगनीज तक ही पूछा जाएगा, है ना। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है +3, ये होती है बेटा +4, ये होती है बेटा +5, ये होती है बेटा +6, ये होती है बेटा +7, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख देना, ये सब इनकी क्या है बेटा? ये सब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको निकालने का तरीका हमेशा उसको बताना डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस बेटा एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस एस के इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस एस के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद जो है इसका कौन कौन सा कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है, ये बनाता है बेटा स्कैंडियम 2O3, ये बनाता है बेटा टाइटेनियम O2, ये बनाता है बेटा वेनेडियम V2O5, ये बनाता है बेटा
Cr2O6, ये बनाता है बेटा Mn2O7। ये सब के सब कंपाउंड्स बना रहे हैं, इस टाइप से ये कंपाउंड्स बना रहे हैं कि इन सब में जो आपके रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनके ग्रुप नंबर के जैसी ही है ना। अगर आप चाहो तो ग्रुप नंबर ऊपर लिख लो, इनका ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा 3 होता है, ये क्या होता है बेटा 4th होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। एरो बना के ऐसे लिखना। अगर तुम ऐसे टेब्यूलर फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करोगे ना तो टीचर को बात भी अच्छे से समझ में आएगी और तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। रिटर्न चीज़ में ना लिखने की बजाय अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब क्या हो गया इसमें, है ना, क्या लिखेंगे बेटा 2x है ना प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +3, जो आपका ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड है स्कैंडियम का, उसमें स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, ग्रुप नंबर भी 3 है, ठीक है बेटा। टाइटेनियम के लिए निकालते हैं, इसको x मान लो, 2 इंटू ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +4 आ गई, है ना, आ गया बहुत प्यार से आपका आंसर। जिनको भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने में प्रॉब्लम आती है बेटा, बहुत बार मैंने जब ये लेक्चर करवाया था ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, उस दिन भी निकलवाई है मैंने, वहाँ से भी आप देख सकते हो, है ना। अब V2O5 की बात करते हैं बेटा, तो 2x प्लस 5 - 2 इज इक्वल टू 0 बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5 आ जाएगी, तो ये आपका बेटा V2O5 का आ गया, है ना। अब Cr2O6 निकालो, तो 2x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +6। Cr2O6 बेटा, CrO3 भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको सही लगे। अब लिखते हैं हम Mn2O7, तो बेटा कितना 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी बेटा +7। ये सब ऐसे आप डायग्राम के थ्रू अगर उसको बना के दिखाओगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, उसको आपकी बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, तो वो आपको मार्क्स भी फिर उस हिसाब से बहुत जल्दी दे देगा, है ना बेटा। चलो अब आता है बेटा द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑक्सो आयंस या ऑक्सो एनायंस आर गिवन लाइक दिस। सो ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहीं निकाल लो, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बेटा यहीं निकाल लो। तो कलर हम ये ले लेते हैं, नहीं ये कलर ले लेते हैं, तो बेटा x है ना, प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 लिखा इक्वल टू +2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +4 आ गई, ठीक है। अब इसके लिए निकालो, तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +6 आ गई, है ना। यहां पर निकालो बेटा x mn x प्लस -2 एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये आपके पास ऐसे आएगा MnO4 माइनस, है ना। अब निकालो बेटा, तो x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी बेटा +7। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो आपको मैंने यहीं निकाल दी है, इसकी यहाँ निकाल दी है, इसकी यहाँ निकाल दी है और इसकी यहाँ निकाल दी है। क्या बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल दिया बेटा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे पहले, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनकी जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरीके से क्यों है, इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इस तरीके से क्यों है। तो बेटा ध्यान रहे, बस आप इतना मेंशन कर देना, आप इतना मेंशन कर देना उसको कि जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है इस एबिलिटी टू oxidize others and reduce
सेल्फ एंड बेटा क्या, रेड्यूस सेल्फ। तो बस वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा ही आप रिड्यूस होना चाहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना बेटा। मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +7, इसकी होती है बेटा क्या +6, और इसकी क्या होती है बेटा आपके पास +4। पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो बेटा, लिख लिया। अब मैं इसी स्लाइड को बेटा क्या कर रही हूँ, ड्यूप्लीकेट कर रही हूँ। तो ड्यूप्लीकेट करने से मेरे पास एक पेज और बन जाता है। तो अब मैं ये सारा का सारा पोर्शन जो है उसे डिलीट कर सकती हूँ। मैं ये सारा का सारा पोर्शन बेटा क्या कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। तो हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। जितनी देर में आप लिखोगे उतनी देर में मैं भी लिख लेती हूँ, है ना। हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है बेटा, हमें दोबारा से नहीं लिखना पड़ता, हमें बेटा दोबारा से नहीं लिखना पड़ता। चलो, अब तुमने क्या देखा बेटा इस सवाल में, वो तुमसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर ये कम और ये सबसे घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंपैरिजन की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी क्या होती है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। कैसे, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है, तो सबसे ज़्यादा उसकी होगी। क्रोमियम की कितनी है, +6 है, तो सब फिर उसकी होगी। फिर किसकी होगी बेटा, वेनेडियम की होगी, कितनी बेटा +4, है ना। फिर क्या होगी बेटा +4। ध्यान रहे, अब ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, है ना, जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, वेनेडियम फिर क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा जो स्टेबिलिटी होती है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिक्रीज होती चली जाती है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रहे, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ, मैं बेटा इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो बेटा तो वो कम होती चली जाती है। अब इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो बेटा, जैसे आप वेनेडियम से क्रोमियम गए और फिर आप मैंगनीज गए, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाते समय आपका साइज क्या हो जाता है, छोटा होता चला जाता है। आपका साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता चला जाता है। तो छोटे एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर पाना मुश्किल होता है। आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे अचीव करते हो बेटा, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैंगनीज की बात कर रही हूँ, है ना, तो आपको पता है बेटा अगर वो एलिमेंट छोटा है तो उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा, साइज अगर उसका छोटा है तो उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम होगा ना बेटा। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके पास कैसे निकल पाएंगे, है ना। देखो, आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप क्या बन गए, कैटायन बन गए, तो आपका साइज ऑलरेडी थोड़ा और छोटा हो जाता है। फिर एक और निकालते हो, फिर आपका साइज ऑलरेडी और छोटा हो जाता है ना बेटा। तो अगर आपका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जाता है ना, तो आपका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं खींच पाते, है ना, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं खींच पाएंगे तो आप ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को फिर अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे जैसे देखो बेटा, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज में ऑलरेडी मैंगनीज सबसे छोटा है, ऑलरेडी उसका न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ही कम है ना। फिर उसमें भी तुम क्या कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो और छोटा कर दे रहे हो, है ना। तो +1 अचीव कर लिया, अगला निकाला +2 किया और छोटा कर लिया, अगला निकाला +3 किया और छोटा कर लिया, अगला निकाला +4 किया और छोटा कर लिया। तो बेटा फिर अब इतना न्यूक्लियस के पास आ जाएगा आउटरमोस्ट शेल कि आगे फिर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कंसेप्ट की बात है बेटा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, ये सब कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर ही अंदर आना चाहिए। तो मैंने तो आपके सामने जो आपको लिखना है आपकी सब्जेक्टिव की नोटबुक में वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, ठीक है। वो बेटा मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है
कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्या होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ये दिमाग में से किसी के निकल ना जाए। ठीक है बेटा, ठीक है, हो जाएगा याद, भूल तो नहीं जाओगे तुम। चलो अब आगे चलो। तो ये हो गया बेटा, है ना। 2 शीट्स मिलेंगी तुम्हें। देखो एक शीट तुम्हें ये मिलेगी और एक शीट तुम्हें ये मिलेगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं बेटा थोड़ा और इम्पोर्टेंट से सवाल पे। एक ये क्वेश्चन आता है, जिंक आयंस आर कलरलेस, है ना। क्यों भाई? तुम बेटा कोई भी जिंक का सॉल्ट ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। जितने भी जिंक के सॉल्ट्स होते हैं, है ना, वो हमेशा क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जितने भी जिंक के सॉल्ट्स लेते हो वो कलरलेस होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, सिंपल आंसर तो यही लिखना है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, मैंने आपको 1000 बार इस क्लास में बता दिया है कि आपको बेटा जब भी डी ब्लॉक से कलर का सवाल आएगा आपको यही चीज़ पर ही फोकस करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब देखो, तुम कोई भी जिंक का सॉल्ट उठा लो, है ना, तुम कोई भी जिंक का सॉल्ट उठा लो, उसमें हमेशा जिंक +2 में रहता है। जिंक +2 इज प्रेजेंट इन एवरी ऑफ इट्स सॉल्ट, इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्ट्स, है ना। सारे जिंक के सॉल्ट्स में जिंक हमेशा एज जिंक +2 ही प्रेजेंट होता है। और तुम्हें पता है कि जिंक +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10। तो बेटा जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर ये कलर कैसे शो करेगा? क्या ये कलर शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कोई है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर बी कहता है कॉपर आयन हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव E0 M2 पॉजिटिव बाय M वैल्यू। ये क्वेश्चन जो है ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन बेटा हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले लेक्चर में, है ना। थोड़ा टाइम लगता है बेटा इस क्वेश्चन को करने में, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। मैंने लेक्चर का नाम भी लिख दिया है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ओके, ध्यान रहे। नाउ अगला सवाल, ऐसे सवाल भी बेटा आपसे बहुत पूछे जाते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 5D सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 4D सीरीज। मैक्सिमम टाइम आपके पास ऐसा क्यों होता है? आप बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले आप उसको इस तरीके से एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। आप लिखेंगे स्कैंडियम, अट्रियम, लेंथेनम, फिर आप लिखेंगे बेटा टाइटेनियम, यहाँ आप लिखेंगे जिरकोनियम और आप यहाँ लिखेंगे हाफनियम। मैं हमेशा आपके सामने डायग्राम बनाती हूँ, मुझे शौक थोड़ी है, बट आप इसी तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से बेटा आप लिख देना जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। उसको आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, उसको आपसे बस इतना ही चाहिए। आप फिर उसके बाद ऐसे मेंशन करेंगे कि ये आपका ग्रुप नंबर 3 है ना बेटा, और ये आपका क्या है? ग्रुप नंबर 4 है ना। ये ग्रुप नंबर 3 है बेटा, और ये क्या है आपके पास? आपका ग्रुप नंबर 4 है। मेंशन करना है बहुत अच्छे से, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, और ये कौन सा है बेटा आपका? ये है आपके पास आपका ग्रुप नंबर 12। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये आपके पास आपकी 4D सीरीज़ है और ये आपके पास आपकी 5D सीरीज़ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से मेंशन कर देना बेटा, आप सबसे पहले अच्छे से मेंशन कर देना सीरीज़ के नाम। कभी वो सोचे कि आपको सीरीज़ ही नहीं पता है कि कौन सी सीरीज़ है, कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीरीज़ के नाम लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि एटॉमिक साइज ऑफ 4D series is similar to 5D series, है ना बेटा। 5D सीरीज
ड्यू टू बेटा लेंथेनॉइड, है ना बेटा, लिखा है ये सब क्लास में, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे उसको ऐसे करके दिखाना है तुम्हें, उसको ऐसे तुम ऐसे करके दिखाओगे कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, 14 बेटा लेंथेनाइड। तुम ऐसे मेंशन करोगे उसको, ऐसे दिखाओगे उसको कि यहाँ 14 लेंथेनाइड्स हैं, उनको मेंशन करके दिखाना है और फिर लिखना है रीजन। अब देखो बेटा, अगर ये आंसर 2 नंबर का है तो आप इतना ही छोड़ेंगे, 3 नंबर का है तो थोड़ा सा और मैटर लिख देना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में बता देना, है ना। अब अगर तुमको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है ना, 2 मार्क्स का मिलता है तो इतना कर देना, और अगर 3 मार्क्स का मिलता है तो फिर तुम यहाँ पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन भी लिख देना। फिर तुम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बेटा क्या लिख देना, डेफिनेशन भी लिख देना, उसको डिफाइन भी कर देना, ठीक है, ध्यान रहे। और यहां मेंशन भी करना नॉट एप्लीकेबल टू ग्रुप 3, ये भी बेटा उसको मेंशन करना है आपको, ठीक है। ध्यान रहेगा किस तरीके से आपको आंसर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, ध्यान रहे, ठीक है बेटा। तो बाकी सब मैंने आंसर्स आपके चेक कर लिए, बाकी आपको सब आता ही है ना। तो इसी के साथ ही हम खत्म कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर। अभी आपका जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर, दैट इज द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। PYQs हो चुके हैं, एवरी ऑफ द पोर्शन, कुछ भी छूटा नहीं है। अगर आप इतना करके जाते हैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। और मैं जो क्वेश्चंस 2-3 छूट गए हैं वो मैं हटाऊंगी नहीं, वो आप देख लेना, खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी एक लिमिटेशन होती है, तो आपको मिल जाएंगे उसके आंसर्स बहुत इजीली, वो सब आपके नोट्स में ही प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बहुत हद तक लिखने का तरीका भी सिखा दिया कि आपको सब्जेक्टिव में परफॉर्म कैसे करना होता है, किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स को बेटा मेंशन करना होता है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी न्यू चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।